हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको आने वाली जो भर्ती है, रीट हो चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज एक बार फिर से मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसको बिल्कुल हमने बेसिक से शुरू किया है, शून्य से शुरू किया है और उसकी आगे 3-4 क्लासेस हो चुकी है। आप इससे पहले जो क्लास है वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर पहले वाली क्लास को देखें। शिक्षा मनोविज्ञान की एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने शिक्षा का अर्थ देखा, मनोविज्ञान का अर्थ देखा और शिक्षा मनोविज्ञान इन दोनों को मिलाकर इसकी विस्तृत हमने इसका विवरण देखा। साथियों, आज हमारी क्लास होगी वो होगी शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। साथियों, कोई भी विषय वस्तु हो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई इतिहास रहता है। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास देखें तो इसके अंदर कोलसेनिक महोदय हैं, उनके अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। यानी कोलसेनिक महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो ईसा से 5वीं सदी पूर्व, यानी कि ईसा से भी 5वीं सदी पूर्व जो यूनान के जो दार्शनिक थे उनसे इसका शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं साथियों, हम बीएफ स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। बीएफ स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जब अरस्तु का काल शुरू होता है उस टाइम से शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ होता है। अरस्तु ने, अब बीएफ स्किनर ने अरस्तु के आरंभ को शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ क्यों माना है, उसके पीछे उसने ये रीज़न दिया था कि अरस्तु ने शिक्षा के 3 स्वरूप बताए थे। अरस्तु ने शिक्षा के 3 स्वरूप बताए थे और वो क्या थे? प्रत्येक के लिए अलग अलग शिक्षा, यानी कि जो भी विद्यार्थी होगा उसके लिए, जो भी व्यक्ति होगा उसके लिए अलग अलग शिक्षा होगी। और ये शिक्षा किसकी होगी? नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। यानी कि जो भी विद्यार्थी क्लास ले रहे हैं उनके लिए जो शिक्षा है उनका स्वरूप अलग अलग होना चाहिए। अगर नैतिक शिक्षा कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अलग शिक्षा होनी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा कोई लेना चाहता है तो उनके लिए अलग शिक्षा होनी चाहिए, और व्यावसायिक शिक्षा अगर कोई लेना चाहता है तो उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। इनका जो दूसरा स्वरूप था शिक्षा को लेकर वो था प्रत्येक के लिए अलग अलग विधियाँ भी होनी चाहिए, यानी कि हर इंसान के लिए शिक्षण की विधियाँ भी अलग अलग होनी चाहिए। और तीसरा जो स्वरूप है वो है सबके लिए स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा, यानी कि अरस्तु का मानना था कि जो भी शिक्षा हम दे रहे हैं वो सबके लिए एक तो स्वतंत्र होनी चाहिए और एक मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। इस स्वरूप को, अरस्तु के इन तीनों स्वरूपों के बेस पर बीएफ स्किनर ये मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ है वो अरस्तु से होता है। अगली कड़ी में हम देखते हैं साथियों, रूसो का ये मानना है। रूसो कहते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे शिक्षा मनोविज्ञान में प्रकृतिवादी विचारधारा का जनक कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, रूसो को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रकृतिवादी विचारधारा का जनक कहा है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात करने वाला भी कहा है। 2 बातें हमारे सामने आई है रूसो की, अगर विचारधारा को हम देखें शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर, तो एक रूसो को लेकर 2 विचारधाराएं हमारे सामने आई हैं। वो ये है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे मनोविज्ञान में प्रकृतिवादी विचारधारा का जनक और शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात करने वाला भी माना है। अब प्रकृतिवादी विचारधारा है क्या साथियों? रूसो के अनुसार प्रकृतिवादी विचारधारा क्या है? रूसो का मानना है कि प्रकृति व प्राणी के बीच अंत्यक्रिया को ही प्रकृतिवादी विचारधारा कहते हैं। यानी कि प्रकृति व प्राणी, इस प्रकृति पर जितने भी प्राणी हैं उन दोनों के बीच में, प्रकृति और प्राणी के बीच में जो अंत्यक्रिया होती है उसको ही प्रकृतिवादी विचारधारा कहते हैं। यानी कि रूसो का ये मानना है कि प्रत्येक प्राणी की प्रकृति व योग्यता अलग अलग होती है। प्रत्येक प्राणी की प्रकृति भी अलग होती है और उन प्रत्येक प्राणी का जो भी व्यक्ति है
उसकी प्रकृति व योग्यता अलग अलग होती है, अतः प्राणी को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि प्रकृति खुद उस प्राणी का विकास अपने आप कर ले। अर्थात रूसो का ये मानना था कि प्राणी को स्वतंत्र होना चाहिए और उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्राणी स्वतंत्र होगा तो प्रकृति है वो खुद अपने आप उस प्राणी का विकास कर देगी। अतः शिक्षा मनोविज्ञान की जो नींव है, शिक्षा मनोविज्ञान की नींव के रूप में इस विचारधारा को ही माना जाता है। किस विचारधारा को? जो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा है उसको ही शिक्षा मनोविज्ञान की नींव के रूप में माना गया है। नोट लगाकर एक बात और देखें साथियों, प्रामाणिक रूप से हमें मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का उल्लेख इसी विचारधारा में मिलता है। प्रामाणिक रूप से हमें मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का उल्लेख इसी विचारधारा में मिलता है। किस विचारधारा में? रूसो की जो प्रकृतिवादी विचारधारा है उसमें। स्टैनली हॉल जो महोदय हैं उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में क्या लिखा है? इनका मानना है कि शैक्षिक परिस्थितियों में बालकों के व्यवहार का प्रथम अध्ययनकर्ता माना गया है इनको। स्टैनली हॉल को अगर शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में हम देखें तो जो शैक्षिक परिस्थिति है, शिक्षण की जो परिस्थिति है उसमें बालक के व्यवहार का जो प्रथम अध्ययन करता है वो किसको माना गया है? स्टैनली हॉल को। और बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का जनक भी माना गया है स्टैनली हॉल को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, बहुत बार ये सवाल भी पूछा गया है। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान एक ही बात है। इसका जो जनक है वो किसको माना गया है? स्टैनली हॉल को, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। आप नोट लगाकर एक बात और देखें, इसमें कंफ्यूज होता है काफ़ी विद्यार्थियों को कि जो प्रश्नावली विधि है उस प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया था? वुडवर्थ ने। ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया था? वुडवर्थ ने। लेकिन सिर्फ बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले प्रश्नावली विधि का प्रयोग स्टैनली हॉल ने किया था। बात समझ में आई? यानी कि प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग तो वुडवर्थ ने किया था, लेकिन जब बालकों का अध्ययन करने की बारी आई तो बालकों पे सबसे पहले प्रश्नावली विधि का प्रयोग स्टैनली हॉल ने किया था। दो अलग अलग सवाल हैं साथियों, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सर्वप्रथम प्रयोग पूछे तो वुडवर्थ ने, लेकिन अगर बालकों पर सिर्फ बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए अगर सबसे पहले प्रश्नावली विधि का प्रयोग पूछे तो हमें स्टैनली हॉल बताना है। अब आता है साथियों जॉन ड्यूवी, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। जॉन ड्यूवी की जो विषय वस्तु है वो क्या थी? शैक्षिक व्यवहार, यानी कि विद्यालय में बालकों का व्यवहार जानना। इनकी यही थ्योरी थी, इनकी यही विषय वस्तु थी। और इन्हीं के बारे में एक दो बातें और जानते हैं। यह प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालकों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया था। साथियों यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, एक होता है बालक का व्यवहार, साधारण व्यवहार, जिसमें शैक्षिक व्यवहार से अलग व्यवहार होता है वो। लेकिन अगर सिर्फ बालक के शैक्षिक व्यवहार की बात आती है, शैक्षिक व्यवहार की बात आती है, तो उस पर अध्ययन जॉन ड्यूवी ने किया था। और बालकों के व्यवहार पर अध्ययन स्टैनली हॉल ने, अभी जस्ट हमने इस पीछे वाले वीडियो में इसमें देखा है कि प्रश्नावली विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था बालकों पे, उसमें बालकों के लिए स्टैनली हॉल ने प्रयोग किया था। आगे देखते हैं साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है उसकी स्थापना 1890 ईस्वी में इन्होंने ही की थी। किसने की थी? स्टैनली हॉल ने नहीं, बल्कि जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1890 ईस्वी में शिकागो में की थी। और इसी प्रयोगशाला में शिक्षार्थी के व्यवहार पर प्रयोग किए गए थे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पूछ रहा है साथियों, यहाँ पे सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना 1890 ईस्वी में शिकागो में किसने की थी? जॉन ड्यूवी ने। आगे देखते हैं साथियों, थॉर्नडाइक महोदय जिनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। थॉर्नडाइक को क्या माना जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, इसका रीज़न अगर हम देखें तो इन्होंने सर्वप्रथम सीखने के नियम दिए थे। थॉर्नडाइक का जब हम सिद्धांत देखेंगे
तो उन्होंने सीखने के सर्वप्रथम जो नियम हैं वो किसने दिए थे? थॉर्नडाइक थे। और इन्होंने मुख्य रूप से 3 नियम दिए हैं और इनके 5 नियम गौण नियम भी बताए हैं इन्होंने। दूसरी बात इनके बारे में देखते हैं, इन्हीं नियमों पर मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग मिलता है और इन्हीं के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान की। अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पूछे तो आपको थॉर्नडाइक बताना है और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किन के द्वारा हुई तो आपको उसमें थॉर्नडाइक टिक करना है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा के रूप में, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में इसकी उत्पत्ति तो 1900 ईस्वी में हो गई थी, मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में तो। लेकिन इस शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्पष्ट और निश्चित रूप जो धारण किया था वो कब किया था? 1920 ईस्वी में। कब किया था? 1920 ईस्वी में। आपको ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे, आपको प्रश्न अच्छे से समझना है। अगर सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की शाखा के रूप में पूछे तो आपको 1900 करना है, 1900 ईस्वी। और अगर शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण कब किया था तो 1920 के अंदर। साथियों, यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि भाई मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर क्या है। तो इसके अंतर को हम देखते हैं। सामान्य मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है। अब कैसे विस्तृत है? इसमें मानव तथा पशु दोनों के व्यवहारों की व्याख्या की जाती है, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र संकुचित है। इसमें सिर्फ विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आई? यानी कि मनोविज्ञान, जो सामान्य मनोविज्ञान है, उसके अंदर तो मानव और पशु दोनों का व्यवहार किया जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ विद्यार्थी की प्रतिक्रियाओं का शैक्षिक परिस्थितियों में ही अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर हम देखते हैं साथियों, सामान्य मनोविज्ञान में प्राणियों की प्रत्येक क्रिया, समायोजन तथा अनुभव का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ सीमाएं हैं। यथा छात्र छात्राओं की शैक्षिक कठिनाइयों का निदान तथा निराकरण, शिक्षण पद्धतियों में सुधार, शिक्षा निर्देशन पाठ्यक्रम आदि। यानी कि इन सीमाओं के बेस पर ही शिक्षा मनोविज्ञान काम करती है। लेकिन जो सामान्य मनोविज्ञान है उसमें प्राणियों की प्रत्येक क्रिया और समायोजन तथा अनुभव का अध्ययन किया जाता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं हैं, छात्रों की जो शैक्षिक कठिनाइयाँ सिर्फ उनका निदान और निराकरण हो और शिक्षण पद्धतियों में सुधार हो और शिक्षा निर्देशन पाठ्यक्रम, इस सीमाओं में रहकर ही शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करती है। तो साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। एक बार अपन जो सीढ़ी लेकर चले हैं कि भाई अपना जो बेस है जो कैसे मजबूत करें, इसके हिसाब से एक बार बड़ा वीडियो नहीं बना सकता। मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं समझा रहा हूं और बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी मेरी क्लास हो आप एक रजिस्टर और एक पेन साथ लेकर बैठें और ये जो मैं नोट्स आपके सामने पढ़ा रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, और आपको इन नोट्स को अपने रजिस्टर में उतारना है और मेरी क्लास को अच्छे से समझना है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है और जो भी हमारे विद्यार्थी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल शून्य से पढ़ना चाहते हैं तो आप उन साथियों को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।